अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डेटाबेस एनवायरनमेंट का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन टूल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें एक डिज़ाइन टूल है DFD, दैट इज़ डाटा फ्लो डायग्राम, उसको स्टडी किया जाएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ तकरीबन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। इसकी मज़ीद हम डिटेल पढ़ेंगे और जो फंक्शंस एक DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू द रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस को डेवलप करने की दो स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी थी। वन वाज टॉप डाउन डेवलपमेंट एंड द अदर वाज बॉटम अप डेवलपमेंट। टॉप डाउन डेवलपमेंट में क्या था? This strategy starts with general issues and moves to specific issues. मीन्स सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फाइंड आउट किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो आप स्पेसिफ़िक इश्यूज़ जो है वो उनको डिटेल करते हो या उनकी तरफ मूव करते हो। जबकि जो बॉटम अप डेवलपमेंट है इसमें आप पहले स्पेसिफ़िक इश्यूज़ से स्टार्ट लेते हो और उसके बाद जनरल इश्यूज़ पे मूव करते हो। Then we studied a very important topic from exams point of view as well. System development life cycle. SDLC stands for system development life cycle. ये कोई भी database system या information system बनाने का एक जो है वो conventional way है। इसमें बहुत सारी phases हैं जो कि हम लोगों ने study की थी। सबसे पहली phase थी preliminary investigation, जिसमें initial study होती है system के मुतालिक और इसके end पे feasibility study रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो नेक्स्ट फेज़ की थी दैट वाज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम होती है और इसके एंड पे आपके रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, ये दिया जाता है। नेक्स्ट फेज़ जो हम लोगों ने की थी दैट वो सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइंस जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद किया जाता है। एक सिस्टम का डिज़ाइन बनाया जाता है और जो डॉक्यूमेंट इस फेज़ के बाद तैयार किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जब ये तीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और फेजेस ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फ़ेज़ स्टार्ट हो जाती है और उसमें एक्चुअल कोडिंग जो है वो प्रोग्रामर्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर बनाते हुए भी प्रोग्राम्स उसके टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद एट द एंड उनको इंटीग्रेट करके भी टेस्ट किया जाता है कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम से ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी थी। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि अब जब सॉफ्टवेयर तैयार हो गया तो उसको हमने जहाँ के लिए भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तैयार किया है वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देना और वहाँ के जो यूज़र्स हैं उनको ट्रेन कर देना। उसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट फेज़ पढ़ी थी SDLC की दैट वाज सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस जो है ये ऑनगोइंग जो है वो फेज़ है और आप अगर बाद में मींस कुछ भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप वो भी चेंजेस कर सकते हैं और अगर कोई सिस्टम में कुछ टाइम के बाद कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उसको भी ठीक करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे दैट इज़ डिज़ाइन टूल्स। डिज़ाइन टूल्स में हम यहाँ पे एक जो डिज़ाइन टूल पढ़ेंगे दैट इज़ DFD, जिसको हम डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। डिज़ाइन टूल्स क्यों बनाए जाते हैं? मींस के जब भी कोई एक डिज़ाइन किसी चीज़ का बनाया जाता है तो उसका एक स्टैंडर्ड वे होना चाहिए ना। ये नहीं है कि एक डिज़ाइनर किसी और तरीके से डिज़ाइन बना रहा है, दूसरे डिज़ाइनर किसी और तरीके से डिज़ाइन बना रहे हैं। एक एंटिटी को सर्कल में शो कर रहा है, दूसरा जो है डिज़ाइन बनाते हुए एंटिटी को रेक्टेंगल में शो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड टूल होना चाहिए, ठीक है। सो दीज डिज़ाइन टूल्स आर यूज टू डिस्क्राइब द डिज़ाइन प्रोसेस इन अ स्टैंडर्ड वे। स्टैंडर्ड वे क्यों है? ताकि एक दूसरे के डिज़ाइंस को सारे अंडरस्टैंड कर सकें। मुझे पता है कि एंटिटी रेक्टेंगल में शो होती है, तो जब भी कोई डिज़ाइनर कोई डिज़ाइन बना के मुझे देगा और उसमें रेक्टेंगल से उसने कोई चीज़ बनाई होगी तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये उसने एक एंटिटी बनाई है।
So a standard tool is important because it provides standard notation for designing specific system. एक standard तरीका, standard symbols होते हैं जो कि system को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं. And if there is no standard tool, अगर standard tool नहीं है तो क्या नुकसान होगा? सारे डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करेंगे दैट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अदर्स. एक दूसरे के डिज़ाइंस किसी को भी समझ नहीं आएंगे. एंड दिस सिचुएशन कैन रिजल्ट इन मोर क्रिटिकल प्रॉब्लम. स्पेशली अगर एक ही सिस्टम पे दो लोग काम कर रहे हैं तो उनको तो एक दूसरे की बिल्कुल ही नहीं समझ आती. एक जो है वो कोई और डिज़ाइंस की नोटेशन यूज़ कर रहा है, दूसरे को उसकी नोटेशन समझ ही नहीं आ रही. इसीलिए एक स्टैंडर्ड वे जो है वो हमेशा डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होता है. एक डिज़ाइन टूल जो कि बहुत कॉमन है दैट, और ये यूजुअली अर्लियर फेजेस में यानी जो एनालिसिस फेज़ में जो है ये डिज़ाइन टूल यूज़ होता है, दैट इज़ डाटा फ्लो डायग्राम. यानी एनालिसिस फेज़ के अंदर भी एक डिज़ाइन बनाया जाता है जिससे जो एनालिस्ट्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं सिस्टम को, उनको बहुत डिटेल अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिस्टम की या ऑर्गेनाइजेशन की मिल जाती है. सो DFD स्टैंड्स फॉर डाटा फ्लो डायग्राम. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस डायग्राम में हम किस चीज़ को बनाएंगे, डाटा के फ़्लो को, कि डाटा कहाँ से कहाँ फ़्लो कर रहा है. So a data flow diagram shows the flow of data through an ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टूडेंट की फ़ाइल्स एक जगह से मूव करके दूसरे ऑफिस में जा रही हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही हैं या रजिस्ट्रार ऑफिस में जा रही हैं. तो इस डिज़ाइन टूल के थ्रू वो जो सारा फ़्लो है डाटा का कि कहाँ से कहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा मूव कर रहा है, उसको एक पिक्चर लाइक डायग्राम में शो किया जाएगा. सो इट इज़ यूज टू डिज़ाइन द सिस्टम्स ग्राफिकली. किसी भी सिस्टम को उसके डाटा फ्लो को ग्राफिकली पिक्चर लाइक फॉर्म में शो किया जाता है. DFD इज़ वेरी सिंपल एंड इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द सिस्टम. बहुत डिटेल डायग्राम ये नहीं होती है, ओवरऑल प्रोसेस शो किया जाता है कि क्या हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में. उसकी ज़्यादा डिटेल को डायग्राम में शो, क्योंकि ये अर्लियर स्टेज पे होता है ना, ज़रा एनालिसिस फेज़ में यूजुअली ये डिज़ाइन टूल यूज़ किया जाता है. तो इसमें बहुत डिटेल डिज़ाइनिंग जो है वो नहीं की जाती है, ओवरऑल पूरे सिस्टम का प्रोसेस बताया जाता है. तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, सिंपल सी होती है. सिस्टम की ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करवाई जाती. इसका फ़ायदा क्या है जी? एडवांटेजेस ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम्स. It provides freedom from committing to technical implementation of system too early. आपको एक फ्रीडम मिल जाता है. आप बहुत अर्लियर एक सिस्टम को जब ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है कि ये सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट होगा. सो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट यू गिव अ गुड स्टार्ट टू इट. It helps in further understanding of interrelationships of systems and subsystems. यानी एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं ना. एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, उसके अंदर फ़ी प्रोसेसिंग का सिस्टम हो रहा है, उसके अंदर सैलरीज़ को प्रोसेस करने का सिस्टम यूज़ हो रहा है. तो सबका आपस में, सारे सब सिस्टम्स का आपस का जो रिलेशनशिप है और जो उनका सिस्टम से रिलेशनशिप है वो इस डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह समझ आ जाता है. ये डायग्राम आपके कम्युनिकेट करती है सिस्टम का नॉलेज टू द यूज़र्स. जब आप एनालिसिस फेज़ में इस डायग्राम को बना लेते हैं तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं आप उनको शो कर सकते हैं. वहाँ पे जो यूज़र्स यूज़ करेंगे उनको भी शो कर सकते हैं कि ये देखें आपके ऑर्गेनाइजेशन का ये एक जनरल सा डाटा फ्लो डायग्राम है जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेसेस हैं वो उसको शो कर रहा है. सो ये एनालिसिस होता है ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम. इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम टू डिटर्मिन इफ़ ऑल द डाटा एंड प्रोसेसेस हैव बीन डिफाइंड. सो इस पिक्चर को देख के ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का मे बी VC है या जो डीन है, अगर एक यूनिवर्सिटी की केस में, वो उसको देख के ही बता देंगे कि आपने उनकी यूनिवर्सिटी का सिस्टम सही डिज़ाइन कर रहे हैं कि नहीं, आपको उनकी यूनिवर्सिटी की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नहीं हो गई, आप क्लियर हैं कि यूनिवर्सिटी चल कैसे रही है, ताकि
क्योंकि आप ये रिपोर्ट आगे डिज़ाइन फेज़ में देंगे, फिर उसके बाद जो है वो डेवलपर्स जो प्रोग्रामर्स हैं वो सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपने मिस कर दी है, कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस जो कि यूनिवर्सिटी में कैरी आउट होता है, तो वो फ़ौरन से आपको इस क्लियर हो जाएगा, वो आपको पॉइंट आउट कर देंगे कि ये वाले प्रोसेसेस आपके जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में कैरी आउट हो रहे हैं, लेकिन आपने इनको इसमें मेंशन नहीं किया है। लिमिटेशंस मींस डीएफडी क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि ये बहुत डिटेल कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिज़ाइन नहीं करता है, ओवरऑल प्रोसेस को बताता है। सो इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन पॉइंट्स। कुछ जो डायग्राम्स होती हैं उसमें डिसीजन पॉइंट्स भी बताए जाते हैं कि अगर ये है तो ये हो, अगर ये है तो ये ना हो, ठीक है। इस तरह के डायग्राम्स में चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन डीएफडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें कोई ऐसे अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट्स को डिज़ाइन नहीं किया जा रहा कि इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा। बताया ना कि ज़्यादा डिटेल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ ओनली फोकस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से किस प्रोसेस के बाद कौन से प्रोसेस में जा रही है, कौन सी फाइल में जा रही है, कौन सी डेटाबेस में, कौन सी डाटा स्टोर में जा रही है। सिंबल्स जो है वो डीएफडी में कौन कौन से यूज़ होते हैं। डाटा फ्लो सबसे पहला सिंबल जो है दैट इज़ दी डाटा फ्लो। ये आपको एरो लाइन नज़र आ रही है। So the data flow symbol is used to express the flow of information from one entity to another entity in the system. Entity कौन क्या होती हैं चीज़ें, वो चीज़ें ना जिनके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो या जो यूजुअली उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो डाटा फ्लो इस एरो से शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सिंबल है दैट इज़ डाटा स्टोर। डाटा स्टोर क्या है? इट्स अ रिपोजिटरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी जो डाटा जहाँ पड़ा हुआ है सारा का सारा जहाँ स्टोर हुआ है उसको हम इस सिंबल से शो करेंगे, डाटा स्टोर के सिंबल से। ये राइट साइड से ओपन है, ठीक है, और आपकी ये डबल लाइन्स है राइट साइड पे इसके, और ये इस साइड से ओपन है। सो दिस सिंबल शोज़, ये अगर डायग्राम में ये सिंबल कहीं भी आपको नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये डाटा स्टोर का सिंबल है, यानी यहाँ पे सारा का सारा डाटा जो है वो कलेक्टेड पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है प्रोसेस का। मैंने आपको बताया कि डीएफडी में डाटा और प्रोसेसेस को शो किया जा रहा है कि हर सब सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। सो प्रोसेस को शो करने के लिए ये आपका दिस ओवल सिंबल इज़ यूज्ड। सो the process symbol is used to express the transformation of incoming data flow into outgoing data flow। मीन्स कि यहाँ से में डाटा आता है कुछ, फिर ये प्रोसेस कुछ इस पे कैलकुलेशन करता है, कुछ उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी का इसमें आ रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कर रहा है, जब इसमें एंटर हो गए हैं मार्क्स तो ये प्रोसेस उनका ग्रेड कैलकुलेट कर रहा है और एज एन आउटपुट क्या दे रहा है, ग्रेड दे रहा है। सो ऐसा कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये ओवल सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑफ प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल यूज़ होता है एक और इन डाटा फ्लो डायग्राम, दैट इज़ ऑफ एक्सटर्नल एंटिटी। दिस इज़ द एक्सटर्नल एंटिटी, रेक्टेंगल सिंबल। एंटिटी हर वो चीज़ है जो कि सिस्टम से आउटसाइड जो है वो इंटरैक्ट कर रही है, कोई सोर्स इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये रिसीव भी कर सकती हैं सिस्टम से डाटा और कुछ प्रोड्यूस भी कर सकती हैं, ठीक है, मीन्स के सिस्टम में डाटा एंटर भी कर सकती हैं। अभी हम आगे एक एग्जांपल करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। देन वी हैव अनदर सिंबल दैट इज़ सेपरेटर। सेपरेटर का सिंबल क्या है? The separator is used to separate data from a single source to multiple sinks। Means अगर एक जगह एक सोर्स से डाटा कहीं मुख्तलिफ सोर्सेज में जा रहा है तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है कि ये डाटा आ रहा है और ये मुख्तलिफ सोर्सेज में जा रहा है। और कलेक्टर क्या है? इससे ऑपोजिट है कि ये मुख्तलिफ जगहों से डाटा आ रहा है और ये किसी एक जगह पे डाटा जा रहा है। सो दिस इज़ दी कलेक्टर सिंबल। DFD'S
के कुछ लेवल्स होते हैं, मींस आप डिफरेंट डिटेल्स देते हैं ना आप एक सिस्टम की, उसमें जो सबसे ज़ीरो लेवल होता है, जो सबसे पहला लेवल बनाते हैं आप, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ये ज़ीरो लेवल DFDB इसको कहा जाता है। ये ओवरऑल एक बहुत ही जनरलाइज्ड सी पिक्चर होती है, एक जनरलाइज्ड सा डिज़ाइन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल्स होते हैं DFD के, DFD लेवल 1, DFD लेवल 2, वो ज़्यादा डिटेल होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। सो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एक ओवरऑल पिक्चर होती है। इसमें यूजुअली एक प्रोसेस, सिर्फ एक प्रोसेस, एक सर्कल बना हुआ होता है और साइड पे डाटा स्टोर और एंटिटीज़ बनी हुई होती हैं। बहुत ही जनरलाइज्ड सा व्यू होता है। सो जब इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, DFD लेवल 1 पे ज़्यादा डिटेल होता है, उसी को ये मेनली DFD भी कह रहे हैं। वो जो होता है वो ज़्यादा डिटेल मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द सॉफ्टवेयर मॉडल एज अ सिंगल एंड लार्ज प्रोसेस। देखिए, एक प्रोसेस बड़ा सा बना हुआ होता है, उसमें बताया जाता है इनपुट क्या आएगी और आउटपुट क्या निकलेगी उसमें से। दिस इज़ अबाउट द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। द DFDs आर बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड। ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि इसमें मेनली किस चीज़ पे फोकस है, प्रोसेसेस पे फोकस है, फंक्शंस पे फोकस है कि क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या प्रोसेसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। डिसीजन पॉइंट्स नहीं बता रहा कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। ये चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए और डायग्राम्स यूज़ होती हैं। DFDs में सिंपली ओवरऑल प्रोसेसेस बता रहे हैं, ठीक है, फंक्शंस बता रहे हैं। सो इट इज़ बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड। ये एक एग्जांपल है डाटा फ्लो डायग्राम की, एक यूनिवर्सिटी की। हम लोगों ने ये जो नीचे वाले 2 सिंबल्स पढ़े थे, ये कौन से पढ़े थे? डाटा स्टोर के सिंबल्स, यानी ये वो जगह है जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। ये जो रेक्टेंगल पढ़े थे, ये क्या थे? एक्सटर्नल एंटिटी या सोर्स। सर्कल जो पढ़े थे, ये क्या थे? प्रोसेसेस। टीचर इटसेल्फ इज़ एन एक्सटर्नल एंटिटी, या इसको हम डाटा सोर्स भी कह सकते हैं। अब ये एक डाटा फ्लो डायग्राम बना हुआ है। ये जो एरोज़ हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स फाइल से डाटा पहले यहाँ से स्टार्ट होगा ना। क्लास ग्रेड्स एक फ़ाइल में पड़े हुए हैं, एक डाटा स्टोर में पड़े हुए हैं, ठीक है। वो कौन से प्रोसेस में मूव करते हैं? कैलकुलेट क्लास ग्रेड्स, ठीक है। यानी कि वो जब इस फाइल में रिज़ल्ट जाता है तो क्लास ग्रेड्स जो है वो एक प्रोसेस है, वो उनका ग्रेड कैलकुलेट करता है और वापस इस जगह पे स्टोर कर देता है। जस्ट वेट। So the marks are picked here, the grades are calculated and the grades are stored or sent back to the class grade file which is a data store. जो स्कोर्स होते हैं, करंट स्कोर जो कैलकुलेट होते हैं, वो टीचर के पास जाता है, फाइनल स्कोर भी टीचर के पास जाता है, ठीक है, विच इज़ एन एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी जो कि सिस्टम को यूज़ कर रही है। फाइनल ग्रेड जो है वो टीचर जो है वो इस प्रोसेस से कैलकुलेट करवा रही है, कैलकुलेट यूनिवर्सिटी ग्रेड, और उनको स्टूडेंट फाइल में मेंटेन किया जाता है। और फाइनल ग्रेड्स को एक्सेस कौन सी सोर्स कर रही है, कौन सी एंटिटी को मिल रही है? रजिस्ट्रार ऑफिस को, और रजिस्ट्रार ऑफिस से फिर फाइनल ग्रेड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स को टेस्ट स्कोर भी मिल रहा है और फाइनल ग्रेड्स उनको कहाँ से पता चल रहे हैं? फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस। और स्टूडेंट को करंट ग्रेड्स जो हैं वो टीचर से भी मिल रहे हैं। सो ये सारा का सारा जो है वो डाटा फ्लो शो किया जा रहा है, डाटा स्टोर से एंटिटीज़ की तरफ, प्रोसेसेस की तरफ। सो दिस ऑल पिक्चर ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम इज़ शोइंग हाउ द डाटा इज़ फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डाटा स्टोर्स, इट्स गोइंग इनटू डिफरेंट प्रोसेसेस एंड देन मूविंग ऑन टू डिफरेंट सोर्सेज और एंटिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग पहले थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। DBA को यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस अपना सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, जब सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बनाने लगी हैं, उससे पहले भी हायर कर लेती हैं। और समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बनवाने के बाद DBA को हायर कर लेती हैं। अर्लियर हायर अगर किया
जाए तो वो ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, सॉफ्टवेयर बनाने में भी वो हेल्प आउट कर देता है, बिकॉज DBA जो होता है वो एक टेक्निकल पर्सन होता है, उसको कंप्यूटर की, डेटाबेस की बहुत डिटेल्ड नॉलेज होता है, ये एक हाईली क्वालिफाइड बंदा होता है, उसको डिज़ाइनिंग का पता होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता होता है, उसमें मैनेजेरियल स्किल्स भी होते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं और डिप्लोमेटिक स्किल्स भी होती हैं। मैनेजेरियल स्किल्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क्स। टेक्निकल स्किल्स किस लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? ताकि उसको सारे के सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो पता चल सकें। डिप्लोमेटिक स्किल्स क्या होते हैं? कि उसको यूज़र्स से कम्युनिकेट करना आ सके, उसको डिटर्मिन करना आ सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़र्स जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे वो चाहते क्या, उनकी नीड्स क्या हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करे। ठीक है, सो उसमें 3 मेन स्किल्स होने चाहिए। ही शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके मैनेजेरियल स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, डिप्लोमेटिक स्किल्स होने चाहिए। सो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। ही मस्ट बी टेक्निकली कॉम्पिटेंट, टेक्निकली बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड मैनेजर होना चाहिए और स्किल्ड डिप्लोमैट होना चाहिए। डिप्लोमैट मीन्स कि उसको डिफरेंट यूज़र से इंटरैक्ट करना आना चाहिए। So he should have good communication skills as well as managerial skills. डिटेल में जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ DBA की वन बाय वन। अब आपको मैंने कहा है कि DBA अर्लियर भी अपॉइंट हो सकता है, अगर अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करेगा सॉफ्टवेयर बनाने में। हमने जो पहली फ़ेज़ पढ़ी थी स्टार्टिंग में SDLC की, वो क्या थी? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी थी, ठीक है, प्रीलिमिनरी जो प्लानिंग्स हो रही हैं। तो अगर वो अपॉइंट हो गया अर्लियर, सो ही वुड पार्टिसिपेट इन डेटाबेस प्लानिंग इफ़ अपॉइंटेड अर्लियर। उसके अलावा जब वो अर्लियर अपॉइंट होगा तो वो सारे यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर रहेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छी तरह से पता होगा, डिटेल उसको पता होगी, उसको पता होगा इस यूज़र को के लिए सॉफ्टवेयर क्या काम करे, इस वाले यूज़र के लिए क्या काम करे, मैनेजर को ये सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करे, यूज़र्स को ये सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करे। सो ही क्लोजली स्टडीज़ द करंट सिस्टम एंड इट्स आउटपुट्स। एक और जो फंक्शन होता है DBA का, अच्छा ये सारे फंक्शन जो आप पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सब के सभी DBA परफॉर्म करता हो। मे बी ही इज़ परफॉर्मिंग फ्यू फंक्शंस, मे बी ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग फ्यू फंक्शंस। अगर लेट अपॉइंट हुआ है तो वो प्लानिंग तो उसके बगैर ही हो गई है ना, यूज़र रिक्वायरमेंट्स भी उसके बगैर ही हो गई है। सो दैट डिपेंड्स, बट ये सारे के सारे फंक्शंस DBA कर सकता है। थर्ड फंक्शन उसका क्या है? डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी हम पहले पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ेंगे। डेटा डिक्शनरी क्या होती है? इट कंटेन्स डेटा अबाउट डेटा। सो कि ये फील्ड जो है वो, इसकी डेटा टाइप क्या है, इसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, फ़ोन नंबर में सिर्फ नंबर्स एंटर हो सकते हैं, ये सारी की सारी डेटा डिक्शनरी को मेंटेन करना और उसको अपडेट करने का भी काम जो है वो किसका होता है? DBA का होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ डिज़ाइनिंग लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल क्या होता है? हमने 2 तरह के मॉडल्स मेनली कैटेगराइजेशन होती है ना मॉडल्स की। वैसे तो आपने इसकी बहुत टाइप्स पढ़ी हैं, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। सो जो ओवरऑल हम कहते हैं कि 2 तरह के मॉडल्स होते हैं, लॉजिकल मॉडल और फिज़िकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल वो होते हैं जो फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूजुअली, और जो फिज़िकल मॉडल होते हैं वो बताते हैं कि हाउ एक्चुअली द डाटा इज़ स्टोर्ड इन द डिस्क, स्टोरेज मीडियम में कैसे स्टोर करना है। सो ये लॉजिकल मॉडल को भी डिज़ाइन करने में हेल्प आउट कर रहा है। सबसे पहले लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन करवाएगा, बताएगा कि यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एंटिटीज़ हैं, किस किस चीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है। यहाँ के एम्प्लॉयज़ एक एंटिटी है जैसे वो मेंशन करेगा, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड वो बताएगा क्या क्या रखा जा रहा है, यानी उनके एट्रीब्यूट्स बताएगा कि इनके फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट है, इनका रोल नंबर एम्प्लॉय नंबर एट्रीब्यूट है, इनका एड्रेस एट्रीब्यूट है। तो ये सारी एंटिटीज़ को भी वो बताएगा, उनके एट्रीब्यूट्स भी, और उन एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप को भी वो मेंशन करेगा। सो ही इज़ हेल्पिंग टू डिज़ाइन अ लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल के तहत ही फिर DBMS भी चूज़ किया जाता है।
हमने पढ़ा था ना, हायरार्किकल मॉडल पढ़ा था, तो फिर हायरार्किकल मॉडल पे जो DBMS बना हुआ है वो वाला DBMS चूज़ किया जाता है। अगर रिलेशनल मॉडल जो है वो चूज़ किया जा रहा है एज अ लॉजिकल मॉडल, तो जो रिलेशनल मॉडल का DBMS है जैसे MS एक्सेस है उसको चूज़ किया जाएगा। तो ही वुड हेल्प इन चूजिंग अ पर्टिकुलर DBMS एज वेल, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसमें डेटाबेस बनाना है वो उसको भी सेलेक्ट करने में हेल्प आउट करेगा। तो वो वही वाला DBMS सेलेक्ट करेगा जो कि लॉजिकल डाटा मॉडल पे बेस कर रहा है, यानी जो चीज़ें लॉजिकल डाटा मॉडल में बताई गई हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली DBMS को चूज़ करने में हेल्प आउट करेगा। द सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल जिसका मैंने अभी आपको बताया, पहले लॉजिकल मॉडल बनाया, उसके बाद उसने DBMS को भी सेलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज MS एक्सेस, तो उसने MS एक्सेस सेलेक्ट कर लिया कि हम इसमें सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सो नेक्स्ट वो काम क्या करेगा, फिज़िकल मॉडल बनाने में भी हेल्प आउट करेगा। फिज़िकल मॉडल क्या है कि हाउ एक्चुअली द डाटा वुड बी स्टोर्ड इन द डिस्क। He creates the exact layout of data according to facilities of the selected DBMS. DBMS के अकॉर्डिंगली, यानी MS एक्सेस अगर चूज़ किया ना उसके अकॉर्डिंगली ही फिर वो फिज़िकल मॉडल भी चूज़ करेगा कि DBMS जो है वो किस तरह के डिस्क्स पे, किस तरह के मीडियम्स पे जो है वो स्टोर किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चूज़ करेगा। उसके बाद क्रिएटिंग एंड लोडिंग डेटाबेस, DBA में भी डेटाबेस को बनाने में भी हेल्प आउट करे, टेबल्स को बनाने में हेल्प आउट करे, ठीक है, डाटा को एंटर में करने में हेल्प आउट करे। ही क्रिएट्स द स्ट्रक्चर, वो सारा का स्ट्रक्चर सारा बनाने में, वो जो एंटिटीज़ थी वो उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, उसके बाद डाटा को एंटर कैसे करना है, उस डाटा एंटर करने में टेबल्स में जो एंट्रीज़ आप कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, उसमें भी हेल्प आउट कर सकता है। डेवलपिंग यूज़र व्यूज़, अब व्यूज़ के बारे में भी पहले थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि एक यूज़र का व्यू डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक सेल्समैन है वो सिर्फ डाटा को व्यू कर सकता है, उसमें डिलीशन नहीं कर सकता, जबकि मैनेजर डाटा को व्यू भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। आप एक यूनिवर्सिटी है उसमें डिफरेंट लॉगिन्स हैं, टीचर लॉगिन करता है तो उसका व्यू डिफरेंट है, स्टूडेंट लॉगिन करता है उसी सॉफ्टवेयर में तो उसका व्यू जो होता है सामने फ्रंट एंड डिफरेंट आ रहा होता है। तो यूज़र व्यूज़ भी कौन डेवलप करने में हेल्प आउट कर रहा है, DBA हेल्प आउट कर रहा है। सो प्रोजेक्ट बनाया ही किस लिए जाता है, यूज़र्स को सर्व करने के लिए ना, उस ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वहाँ के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो वो व्यूज़ भी बना रहा है और फिर यूज़र्स को गाइड भी कर रहा है कि फंक्शनैलिटी क्या है डेटाबेस की, आपने इन व्यूज़ को कैसे यूज़ कर रहा है करना है। अगर कोई सी यूज़र की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही, DBA को चाहिए कि हर यूज़र को जहन में रखे, जितने यूज़र्स हैं जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उन सबकी जो रिक्वेस्ट हैं वो उनको सेटिस्फाई करवाए। राइटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है अभी हमने SDLC में भी पढ़ा है ना, हर स्टेज के एंड पे एक रिपोर्ट तैयार होती थी, वो डॉक्यूमेंटेशन यानी वो रिटर्न सारा मटेरियल जो होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन बनाने में भी ये हेल्प आउट करता है। डॉक्यूमेंटेशन इन फ्यूचर यूज़र्स के लिए भी हेल्पफुल होती है, अगर कोई और प्रोग्रामर उसमें चेंजेस करना चाह रहा है डेटाबेस में उसके लिए भी हेल्पफुल होती है। सिंस द DBA इज़ अ टेक्निकल पर्सन, सो डॉक्यूमेंटेशन को राइट करने में, उसको मेंटेन करने में वो हेल्प आउट कर रहा है। इट इज़ डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट कब होती है, जब प्रोजेक्ट को बाद में रिव्यू किया जाए या रिवाइज यानी उसमें कोई चेंजेस की जाए। सो DBA इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट पूरा जो बनाया जाता है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपर उसकी एक एक चीज़ की डिटेल जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ DBA इज़ डेवलपिंग एंड इन्फोर्सिंग डेटा स्टैंडर्ड। Data in the database must be inserted according to the standard required by the organization. DBA ensures that the data inserted is always according to these standards. यानी DBA इंश्योर करता है कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली डाटा एंटर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल DBA इंश्योर करता है कि अगर कोई यूज़र कुछ एंटर नहीं कर रहा तो ऑलरेडी वहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। DBA wants it ना कि if the user does not enter in any cell in anywhere any data, तो वहाँ पे वो चाह रहा है कि हमेशा ज़ीरो लिखा हुआ आ जाए। तो DBA इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो एम्प्टी मत हो, वहाँ पे अगर यूज़र एंटर नहीं कर रहा तो वहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ आ जाए। और जो है वो इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करवाता है, कंसिस्टेंट इंश्योर करता है कि डेटाबेस में डाटा जो है वो सारा कंसिस्टेंट है। ये नहीं है कि एक जगह कुछ और पड़ा हुआ है दूसरी जगह कुछ और पड़ा हुआ है, ठीक है। तो
वो डाटा स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करवा रहा होता है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ DBA इज़ डेवलपिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। DBA should establish procedures for different operations. फॉर एग्ज़ाम्पल DBA क्योंकि एक इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का बंदा है, उसको पता है किसको कितना ऑथोराइज़ करना है, इसकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। वो ये सारी की सारी चीज़ों को इंश्योर करवाता है, इन सिक्योरिटी को, ऑथराइजेशन को। अगर कोई सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो गई है, कोई हार्डवेयर में गड़बड़ हो गई है, उसको देख रहा होता है। कोई परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कोई मेजरमेंट लेनी है, उसको देख रहा होता है। डेटाबेस को शट डाउन अगर प्रॉपर्ली करना है, रीस्टार्ट करना है, कुछ डेटाबेस में फेलियर हो गया उसको रिकवर करना है, ये सारे के सारे काम जो हैं वो DBA के फंक्शंस में इंक्लूडेड है। उसके बाद एक और जो DBA का फंक्शन है, दैट इज़ ट्रेनिंग द यूज़र्स। मीन्स जब सॉफ्टवेयर बन जाता है उसके बाद यूज़र्स नए ऑर्गेनाइजेशन में आ भी रहे हैं, यूज़र्स छोड़ के भी जा रहे हैं, तो नए आने वालों को भी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर यूज़ होना तब भी उनको ट्रेन करता है। जब नए कोई यूज़र साथ साथ आ रहे हैं उनको भी ट्रेन कर रहा है। सो ही इज़ इंश्योरिंग दैट एवरीबडी इज़ वेल ट्रेंड, कि सारे के सारे जो यूज़र्स जो कि उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, चाहे वो एंड यूज़र्स हैं, कोई भी यूज़र्स हैं, वो जो है वो डेटाबेस को अगर उनको ट्रेन किया जाएगा तभी वो उसको इफेक्टिवली अच्छी तरह से यूज़ कर सकेंगे ना। उनको पता ही नहीं होगा कि यहाँ मैंने किस पे क्लिक करना है, किस पे क्या एंटर करना है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर इतना कीमती सॉफ्टवेयर बनाने का क्या फ़ायदा है। सो ही इज़ ट्रेनिंग द यूज़र्स एज वेल। फिर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स का मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि वो टाइमली बैकअप्स भी लेता रहता है एक्स्ट्रा कॉपी, और फिर अगर डैमेज हो जाता है डाटा तो उनको रिकवर भी करवाता है। सो ही इंश्योर्स दैट द बैकअप ऑफ डाटा, ये यूजुअली आपके DBMS के अंदर ही फीचर होता है, बैकअप उसको सेट में भी कर दे कि हर थोड़े दिनों के बाद जो है बैकअप कॉपीज़ बनते जाएँ, और जब बैकअप कॉपीज़ से फिर इन केस ऑफ डैमेज आप या इन केस ऑफ इमरजेंसी आप डाटा को रिकवर कर सकते हैं। Monitoring performance means throughout, since he is a member of an organization, he's an employee of an organization, throughout he's monitoring the performance of that database. मुसलसल देख रहा है, कोई कंप्लेन आ रही है, कोई यूज़र कह रहा है मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, कोई यूज़र कह रहा है मैं जो चाह रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रहा है, मैं ये चाहता था ये है, इसमें ये ऐसे हो रहा है। सो ही इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस एंड ही इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द कंप्लेंट्स एंड सजेशंस ऑफ यूज़र्स। Tuning and reorganizing. If the performance of the database is disturbed due to huge amount of data, sometimes क्या होता है शुरू में तो डाटा थोड़ा सा एंटर हुआ है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जब नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता डाटा और आ रहा है या ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, अब मज़ीद जो है वो डाटा एंटर किया जा रहा है, तो क्या होता है जब बहुत हैवी लोड हो जाता है ना तो सॉफ्टवेयर थोड़े स्लो हो जाते हैं, थोड़ा काम उनका जो है वो अगर कोई एक्सेस डाटा करना चाह रहा है मे बी वो 5 मिनट लग जाए उसको डाटा शो होने में। तो जैसे जैसे डाटा की अमाउंट ह्यूज होती जाती है जो सॉफ्टवेयर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो DBA को इंश्योर करना है कि अगर डाटा अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो उसको कुछ इस तरह से ट्यून करे, इस तरह से ठीक करे कि उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क ना आए, वो अभी भी क्विकली लोगों को डाटा रिकॉर्ड्स वगैरह रिट्रीव करके दे रहा हो, रिपोर्ट्स जनरेट कर रहा हो। यूजुअली रिट्रीविंग के लिए एक फ़ीचर होता है DBMS में, हम आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में भी करेंगे, इंडेक्सेस का, वो इनेबल किया जाता है। इंडेक्सेस के थ्रू डाटा को रिट्रीव किया जाता है, तो अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो उसको भी करे, ठीक है। अगर फ़िज़िकल मॉडल उसको लग रहा है कि ये इसका फ़िज़िकल मॉडल ठीक नहीं था, हमें इस जगह पे इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए था, इस डिस्क में हमें एक ही जगह नहीं रखना चाहिए था, हमें थोड़ी 4 जगहों पे रखना चाहिए था, या हमें इस तरह से जो है वो इस फाइल सिस्टम में नहीं इंस्टॉल करना चाहिए था, तो वो फ़िज़िकल मॉडल में भी चेंजेस कर सकता है और फिर उसके बाद दोबारा से डाटाबेस को रीलोड कर ले। सो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द DBA। टोटल 15 फंक्शंस हम लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। डू गिव द फीडबैक आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर। थैंक यू सो मच।